एवरीवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दी अनबैस्ड। दोस्तों होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो H1B वीज़ा के ऊपर है। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीज़ा की जो फ़ी हाइक करी है उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे इंडिया के ऊपर, इंडियन IT कंपनीज़ के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि H1B वीज़ा एक्चुअली में है क्या। H1B वीज़ा जो है वो एक वर्क वीज़ा है that gives American employers an access to the global talent and it provides the global talent an opportunity to work in America। बेसिकली एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जिसके अंडर जो अमेरिकन एम्प्लॉयर्स हैं वो फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं फॉर स्पेशलाइज्ड पोजीशंस। बेसिकली ये स्किल्ड लोगों के लिए जो एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में काम करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं टेक्नोलॉजिकल फील्ड की बात करूं तो कोई अच्छा कोडर है अगर, तो कोई अमेरिकन कंपनी उस बंदे को हायर कर सकती है और अमेरिका बुला सकती है अपने लिए काम करने के लिए, ताकि वो उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाए। ऐसे डॉक्टर्स भी जा सकते हैं, शेफ्स जा सकते हैं, साइंटिस्ट जा सकते हैं, तो बेसिकली स्किल्ड लोग जा सकते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं H1B वीज़ा के। दोस्तों जिस पोजीशन के लिए बंदा जा रहा है दैट पोजीशन मस्ट रिक्वायर अ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, ऑफ दैट स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब उस बंदे को जो नॉलेज है और जिस पोजीशन के लिए वो जा रहा है उस पोजीशन में एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी वो जा सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। वही बंदा जा सकता है जिसको किसी US एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया हो, वरना अगर स्पॉन्सर नहीं करेगा कोई US एम्प्लॉयर तो बंदा नहीं जा सकता। तीसरा सिस्टम है दोस्तों एक लॉटरी सिस्टम होता है। जो US गवर्नमेंट है वो हर साल लिमिटेड नंबर ऑफ वीज़ाज निकालती है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो उससे ज़्यादा भी आ सकती है और हर साल आती भी हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक लॉटरी सिस्टम बनाया हुआ है जिसके बेसिस पे एक लॉटरी निकलती है। अगर उसमें आपका नाम आ गया तो आपको H1B वीज़ा मिल जाता है और आप अमेरिका चले जाते हो। एनुअल कैप, एक एनुअल कैप होती है। जैसे मैंने आपको बताया हर साल लिमिटेड नंबर ऑफ वीज़ाज ही निकलते हैं, तो वीज़ाज़ की एक एनुअल कैप होती है। ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। H1B वीज़ा की जो ड्यूरेशन है, इनिशियल ड्यूरेशन 3 साल की है, फिर आप जब वहाँ पर रह रहे होते हैं तो उसको बढ़वा भी सकते हैं। फिर डुअल इंटेंट, जो H1B वीज़ा होल्डर्स है वो नॉन इमिग्रेंट्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे रहते H1B वीज़ा पे अगर वो रह रहे हैं तो वो परमानेंट इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात होगी H1B वीज़ा की और उसके की पॉइंट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। अगर आप लॉटरी के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको $215 की एक फ़ी देनी होगी, और अगर आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाती है तो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ योर एम्प्लॉयर, अगर बड़ा एम्प्लॉयर है तो उसको $780 देने होंगे। एक फॉर्म होता है I-129 उसको फाइल करने के लिए, और कोई छोटा एम्प्लॉयर है या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको $460 देने होंगे। तो बेसिकली अगर मोटा लगाएं तो $215, $700, अराउंड $1000। और मेरे कुछ दोस्त हैं दोस्तों जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, मैंने उनसे बात करी तो कुछ एडिशनल कॉस्ट और होती हैं, तो ये कॉस्ट निकल के आती है अराउंड $4000 से $5000। अब दोस्तों ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑर्डर आया, उन्होंने बोला कि $1 लाख की एडिशनल फ़ीस लगेगी ऑन H1B वीज़ा। पहले तो ये बोला गया कि हर साल लगेगी, लेकिन कुछ बैकलैश हुआ तो फिर US एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना स्टेटमेंट बदला और ये बोला कि वन टाइम फ़ी लगेगी $1 लाख की, और वो लगेगी जो नए लोग अप्लाई करेंगे। जो करंट H1B वीज़ा होल्डर्स हैं उनको कोई कॉस्ट नहीं देनी। अब दोस्तों कुछ डेटा के बारे में बात करते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करूं तो टोटल एप्लीकेशंस जो आए थे वो आए थे 4,79,953, और जो सेलेक्टेड हुए थे वो थे 1,35,137। और डेटा कुछ और एनालिसिस करें तो अराउंड 70% जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, टोटल H1B वीज़ा होल्डर्स के जो 70% है वो इंडियंस हैं। तो अब जब इतनी फ़ी हाइक हो गई तो इंडिया पे कुछ इम्प्लीकेशंस तो होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उसके बारे में कि इंडियन IT कंपनीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको इंडियन IT कंपनीज़ का स्ट्रक्चर समझाता हूँ, वर्क स्ट्रक्चर, कि वो कैसे काम करते हैं। अब दोस्तों इंडियन IT कंपनीज़ की 2 टीम्स होती हैं। अगर बेसिकली वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई US कंपनी है, उनका कोई प्रोजेक्ट है जिस पर एक इंडियन IT कंपनी काम कर रही है, तो उनकी 2 टीम्स होती हैं। एक टीम होती है ऑफशोर टीम जो इंडिया में रहती है, इंडिया में रह के काम करती है। एक होती है ऑन साइट टीम। ऑन साइट टीम में कम बंदे होते हैं, एक बंदा भी हो सकता है, 2 बंदे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। वो बंदा क्या होता है, वो एक ब्रिज होता है बिटवीन द ऑफशोर टीम एंड द क्लाइंट। वो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेता है, ऑफशोर टीम को देता है, तो उसका ये काम होता है। अब क्या हो गया, अगर मैं आपको बताऊं, एक डेटा दूं, तो टोटल जो वर्क फोर्स है टॉप 10 इंडियन कंपनीज़ की, उसके 1% ही H1B वीज़ा होल्डर्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफशोर टीम तो बड़ी होती है क्योंकि एक्चुअल काम तो उन्हीं को करना है। जो बंदे वहाँ पे होते हैं वो बेसिकली एक ब्रिज होते हैं जो वहाँ से रिक्वायरमेंट लेते हैं और ऑफशोर टीम को देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
क्योंकि टोटल ग्लोबल फोर्स का 1% ही है। हाँ, थोड़ी कॉस्ट बढ़ सकती है कि जैसे मान लो अभी क्या थे, 3 बंदे थे, तो अगर 3 बंदे अब जाएंगे तो $1-1 लाख की एडिशनल फ़ीस देनी पड़ेगी। और मान लो अगर ऐसा होता है कि इंडियंस नहीं जाते, कोई वहीं के बंदे को हायर कर लेते हैं, तो अभी तो जो एवरेज अगर मैं आपको सैलरी बताऊं तो एक इंडियन को $60,000 to $70,000 पर ईयर मिलती है। लेकिन अगर वहाँ के बंदे को हायर करेंगे तो वो थोड़ी बढ़ जाएगी, उसको वहाँ के वेजेस के अकॉर्डिंगली फ़ी देनी होगी, जो अराउंड सैलरी देनी होगी, जो अराउंड 1 लाख या $1.5 लाख होगी, तो वो बढ़ सकती है। लेकिन उसका वर्क अराउंड ये हो सकता है कि पहले 3 बंदे थे तो अब एक ही बंदा हो सकता है, अगर इंडियन बंदे को लेके जाना है। अगर फॉरेन बंदा हायर करते तो उसकी एक और डिसएडवांटेज हो सकती है, जैसे इंडियन बंदा होता है तो फ्लेक्सिबल होता है, आप वो यूएस में है तो आप उसको फ्लेक्सिबल आवर्स में ही काम करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे तो जो एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं वो बहुत हार्ड है, वहाँ के बंदे को आप ऐसे नहीं काम करा सकते। अगर आप उसको काम करेंगे तो आपको उसको ओवर टाइम देना होगा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इंडियन आईटी कंपनीज़ के बारे में बात करूँ। अब अगर इंडिया के बारे में बात करूँ तो दोस्तों एक जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा वो फ़र्क पड़ेगा रेमिटेंसेस पे। रेमिटेंसेस क्या होते हैं कि जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं, वो जो पैसा है, फॉर एग्जांपल अगर वो अमेरिका में रह रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, तो वो डॉलर्स इंडिया भेजते हैं, अपने परिवार के लिए भेज रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो रेमिटेंसेस के फॉर्म में इंडिया में आता है। अब वो इंडिया की जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। एक डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया के रेमिटेंसेज हैं वो $100 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। अगर कम लोग जाएंगे, जैसे फ़ी हाइक हो गई, $1 लाख एडिशनल फ़ी हो गई, अब कम लोग जाएंगे तो उस रेमिटेंसेस पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों हो गई बात है डिसएडवांटेज की। अब दोस्तों इसकी एडवांटेज भी है। अमिताभ कांत जी हैं जो फॉर्मर CEO हैं नीति आयोग के, उन्होंने बोला है कि इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो टैलेंट ड्रेन हो रहा था, जो टैलेंट बाहर जा रहा था, वो टैलेंट यहीं रहेगा और वो इंडिया के लिए काम करेगा और इंडिया को ग्रो करेगा। तो सर हाथ जोड़ के मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर टैलेंट को रुकना होता ना तो टैलेंट पहले रुक जाता। हमको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि टैलेंट बाहर ना जाए। अगर टैलेंट US नहीं जाएगा और उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिला तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो दुबई भी जा सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है, वो न्यूजीलैंड भी जा सकता है, वो जर्मनी भी जा सकता है, बहुत कंट्रीज़ में जा सकता है। बहुत अपॉर्चुनिटी है, जिसको जाना है, जिसको नहीं रहना वो चला जाएगा। ज़बरदस्ती रोकने वाली बात नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को रोक रहे हैं वो नहीं रुकेगा। हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा, एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना होगा जिसमें जो दिमाग वाले लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, वो इंडिया में रह के काम कर सकें, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, उनको उनके काम की वैल्यू मिले। जैसे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक डेटा मैं आपको बताता हूँ, आप बात भी कर लेना। अगर आप IT के बंदे हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, या फिर आपके कोई दोस्त हो आप उनसे पूछ लेना। अगर मैं टॉप इंडियन कंपनीज़ की बात करूँ, टॉप इंडियन IT कंपनीज़ की बात करूँ, अगर वो किसी फ्रेशर को आज हायर कर रहे हैं या आज से 10 साल पहले हायर कर रहे थे, फ्रेशर मतलब कि अगर कॉलेज से किसी बंदे को हायर कर रहे हैं, तो जो सैलरी वो आज दे रहे हैं 10 साल पहले भी वही सैलरी दे रहे थे, कोई हाइक नहीं हुआ। बहुत माइन्यूट सा हाइक हुआ होगा। और इन्फ्लेशन देखो आप कहाँ पहुँच गया। तो जो बंदा है, जो दिमाग वाला बंदा है, जो स्किल्ड बंदा है, वो यही सोचता है यार जब काम यहाँ पर भी करना है, काम वहाँ पर भी करना है, और वहाँ के काम के ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं वहीं काम कर लूँ। सिविक सेंस, बेसिक एम्यूनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर क्वालिटी, पोल्यूशन, इन सबको ठीक करना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं IT कंपनीज़ के बारे में भी दोस्तों एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन होता है ऐसा, आप किसी से भी बात करना, और सिर्फ IT कंपनीज़ में नहीं, इंडिया में तो होता ही है कि मेरी एथनिसिटी का बंदा है या मेरे कास्ट का बंदा है, मेरे रिलीजन का बंदा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी दे दूँ। और कोई बंदा है जो अच्छा काम करने वाला बंदा है, वो सिर्फ काम पे फोकस कर रहा है, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे हाज़ुरी नहीं कर रहा, तो उससे दूर रहता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बाहर ये चीज़ें नहीं होती, एक प्रॉपर वर्क कल्चर होता है। जैसे मैंने अभी अपने एक जर्मनी के बंदे से बात करी थी, मेरा एक दोस्त है जो जर्मनी गया था 2 साल के लिए, उसने बताया मुझको, कह रहा है कि भाई मतलब 2 साल में वहाँ पे रहा, किसी वीकेंड मुझे कॉल नहीं आई। और यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 9 to 5 तो कहने के लिए IT कंपनीज़ में जॉब है। जो IT कंपनीज़ में काम करते हैं उनको पता है 9 to 5 सिर्फ कहने के लिए, 13 14 घंटे काम करना पड़ता है और कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलती, कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है। तो मैंने जैसा बोला एडवांटेज है, अगर वो यहाँ पे रुकते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन हमको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा, जो रोज़मर्रा की जो स्ट्रगल्स हैं उनसे उनको निकालना होगा। जैसे मैं ट्रैवलिंग का ही बता दूँ आपको, अगर कोई बंदा बेंगलोर में रह रहा है या नोएडा में रह रहा है या गुड़गांव में रह रहा है, ऑफिस जा रहा है, वो ऑफिस से 15-20 किलोमीटर दूर रहता है, तो 2 घंटे मिनिमम मान लो आप, 2 घंटे आने के और 2 घंटे जाने के,
और 10 घंटे वो ऑफिस में रह के काम कर रहा है, तो अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पा रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। इन्हीं चीज़ों की वजह से बंदे बाहर जा रहे हैं। अगर हम ये चीज़ ठीक नहीं करेंगे तो बंदे, मैंने जैसा बोला कि अमेरिका नहीं जा रहे तो किसी और कंट्री चले जाएंगे जहाँ पे उनको वर्क लाइफ बैलेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। तो अगर हमें उन लोगों को रोकना है तो हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा, और रुके तो बहुत फ़ायदा होगा। जैसे हम लोग रेमिटेंसेस के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के जो रेमिटेंसेस हैं वो $100 बिलियन को क्रॉस कर गए। अब मैं जैसे आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग बाहर गए, जैसे सुंदर पिचाई हो गए, वो बाहर गए, वो गूगल के CEO बन गए। क्या वो अगर वो इंडिया में रुकते थे क्या गूगल जैसी कंपनी नहीं बना सकते थे? क्या पता बना देते। इतने लोग बाहर गए हैं, अगर उसमें से 10 लोग भी $100 बिलियन की कंपनीज बनाते तो सोचो इंडिया कहाँ पहुँच जाता। लेकिन जैसा मैंने बोला, वो रुकेंगे तभी जब हम उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो उनको प्रोवाइड करेंगे। जैसे अब मैं बारिश के सीज़न की बात कर लेता हूँ। हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, बारिश के सीज़न से पहले ही रोड बनी थी, और अभी हम जब बारिश हुई अब जाते हैं तो वो रोड टूटी हुई है। अभी एक न्यूज़ आई थी, बेंगलोर की कोई कंपनी थी, उसने बेंगलोर से ऑफिस इसीलिए शिफ्ट कर लिया क्योंकि सड़क पे गड्ढे थे और ऑफिस पहुंचने में टाइम लगता था। हमको ये लगता होगा कि यार इतनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बोला, 10 घंटा आदमी काम कर रहा है, 4 घंटा ट्रैवलिंग में, तो अब क्या वर्क लाइफ बैलेंस है उसका, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसकी। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला, एडवांटेज है, बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया चेंज नहीं हो रहा है, इंडिया चेंज हो रहा है। जैसा 20 साल पहले इंडिया था और आज का इंडिया में बहुत फ़र्क है, लेकिन हमको और तेज़ी से ग्रो करना होगा और तेज़ी से चीज़ों को सही करना होगा, ताकि जो हमारा टैलेंट जो बाहर जा रहा है वो ना जाए, वो इंडिया में रह के इंडिया को ही सर्व करे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नमस्ते।